नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, जिसका समय है 12 से 2। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकारों का खास पैनल मौजूद है। राकेश शुक्ला जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं और आशीष कुमार सिंह जी। आप सभी का सर बहुत स्वागत है। शो की शुरुआत सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर के साथ करेंगे। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने कैंपेन को औपचारिक तौर पर शंखनाद कर दिया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है और सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी के थीम सॉन्ग में राम मंदिर का भी जिक्र है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र है बीजेपी के थीम सॉन्ग में। तो नीतियों की बात है और जिस तरीके से विकास की बात कही जा रही है, चाहे हम किसान की बात करें, जवान की बात करें, चंद्रयान की बात करें, सभी चीजों का जिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है वो भी सुन लेते हैं। साथियों, जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है, जब देश में स्थिर सरकार होती है, तो देश बड़े फैसले लेता है। दशकों से लटकी हुई समस्याओं को सुलझाकर आगे बढ़ता है। और ये हमारी सरकार है जिसको अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी होने का अवसर मिला है। जब देश में पूर्ण बहुमत की सरकार होती है, तो नीति में, निर्णयों में स्पष्टता होती है। तो बीजेपी के थीम सॉन्ग में राम 24 का पक्का इंतजाम और 9 मतदाता सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री ने श्री राम का और प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र किया। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश शुक्ला सर, जिस तरीके से ये जो थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है, जो 9 मतदाताओं से प्रधानमंत्री ने बात की, रामलला की बात हुई, प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई और लटकाने, अटकाने और भटकाने की बात हुई। किस तरीके से थीम सॉन्ग को आप देख रहे हैं? 24 का इंतजाम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के थीम सॉन्ग में जो मुख्य हैं वो है मोदी जी, और थीम सॉन्ग में जो सारी चीज़ों को समाहित किया गया है उसमें सभी राज्यों को लिया गया है। साथ ही ये दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा विरासत और विकास दोनों को लेकर चला जा रहा है। उस थीम सॉन्ग का पूरा उनका ये है कि सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उसके अलावा धार्मिक एजेंडे को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल। विनोद अग्निहोत्री सर, जो थीम सॉन्ग है उसमें यह भी कहा गया है कि सालों से देश बदहाल था और उन्नत देश की बात जो है वो केवल सपना थी। नहीं, देखिए, चूंकि ये चुनाव का थीम सॉन्ग है, लोकसभा चुनाव के लिए, तो जाहिर है अपनी उपलब्धियां, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों का उसमें ब्यौरा देगी और साथ ही साथ जाहिर है वो ये एक फ़र्क बताएगी कि जब हमने देश संभाला था उस वक्त देश में कुछ नहीं था और आज देश में सब कुछ है। तो ये एक फ़र्क जनता के बीच में डालने के लिए तो हमेशा जब भी चुनावी थीम सॉन्ग होते हैं, अभी जब कांग्रेस का आएगा तो उसमें आप देखिएगा सब तस्वीर ऐसी दिखाई पड़ेगी, किसान आंदोलन कर रहे हैं, महिला पहलवान घसीटे जा रहे हैं, वो जो है आदिवासी परेशान है, मणिपुर का दिखा देंगे, उसमें बिल्कुल एकदम नकारात्मक तस्वीर होगी, लगता है देश में सब बर्बाद हो गया। तो राजनीतिक पार्टियों के थीम सॉन्ग में हमेशा जो है अपने को ज़्यादा कहते हैं देशभक्त, ज़्यादा देश के लिए काम करने वाला दिखाने की होड़ रहती है। और ये मुझे इस थीम सॉन्ग में 2 चीज़ें थोड़ी सी आप कह सकते हैं एक अलग लगी कि इसमें जितना विदेशी मेहमानों के साथ मोदी जी को दिखाया गया है, उसमें ज़्यादातर आप देखिए तो सऊदी और यूएई के शेख जो है उनकी तस्वीरें बहुत प्रमुखता से दिखाई गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है कि जो मोदी जी का जो नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, और खासकर जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं मोदी सरकार की विदेश नीति में सबसे बेहतर अगर मानता हूँ तो मैं मिडिल ईस्ट की पॉलिसी को मानता हूँ, जहाँ इजराइल और सऊदी अरब और मुस्लिम देशों को सबसे बेहतर तरीके से साधा गया है। जबकि इसके पहले मुस्लिम देश थे तो भारत के दोस्त, लेकिन वो टेकन फॉर द ग्रांटेड थे। उनके बहुत सारे आप देखिए यात्राएं भारतीय विदेश में इंदिरा गांधी के बाद और राजीव गांधी के बाद तो भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत कम यात्राएं की उन देशों की। मोदी जी जब आए, प्रधानमंत्री बने, तो एक आशंका थी कि चूंकि बीजेपी एक राइट विंग पार्टी है, हिंदुत्व वाली पार्टी है, तो कहीं ना कहीं इन देशों के बीच में आशंका थी कि पता नहीं संबंध कैसे होंगे। तो सबसे पहला काम ये हुआ कि जो आईबी के जो पूर्व निदेशक थे आसिफ इब्राहिम, उनको आफपाक का बना करके, इन्वॉय बना करके इस पूरी डिप्लोमेसी को साधा गया। और उसके बाद जिस तरह मोदी जी ने अपना जो है पर्सनल रिश्ते बनाए, सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला, इजराइल भी गए, वो फिलिस्तीन भी गए,
तो सब ये चीज़ें, ये बैलेंसिंग एक्ट उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से मिडिल ईस्ट पे किया है। और जिस तरह अभी चाहे गाजा का जो संघर्ष चल रहा है उसमें एक बार यूनाइटेड नेशन में जो है हमने जो है अब्सटेन किया भारत ने, दूसरी बार हमने समर्थन किया युद्ध विराम का। यानी कुल मिलाकर के पूरी जो भारतीय तटस्थ डिप्लोमेसी है, हमारी कूटनीति है कि हम गुटनिरपेक्ष होते हुए तटस्थ रहेंगे, उसको चाहे यूक्रेन का संकट हो और चाहे गाजा का संकट हो, भारत सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से बिल्कुल तमाम चीजें। और वो थीम सॉन्ग में बात हो रही, लेकिन राम को भी केंद्र में रखा गया, इस पर चर्चा करेंगे। अब देख रहे हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो। बीजेपी ने जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया है उसमें राम मंदिर की प्रमुखता से बातें कही गई, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का सिर्फ बीजेपी नहीं, विपक्ष पर भी असर दिख रहा है। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठापन किया गया। ये पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बेहद गर्व की, खुशी की और बधाई की बात थी। चारों तरफ लोगों ने खूब उत्सव मनाया। एक तरफ जहां हमें श्री रामचंद्र जी की भक्ति करनी है, दूसरी तरफ हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनके संदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रतिष्ठा पर उन्होंने खुशी जताई। लेकिन विजय त्रिवेदी सर, ये जो विपक्ष खुशी जता रहा है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था, अपना राम बताया था, ये लोग गए नहीं, खुशी सब जाहिर कर रहे हैं, तो क्या इंपैक्ट होगा वोटर्स के मन पर? देखिए, जैसे आप पहले बीजेपी के थीम सॉन्ग का जिक्र कर रहे थे और आपने कहा कि राम मंदिर का जिक्र है, तो राम मंदिर का जिक्र बीजेपी के थीम सॉन्ग में नहीं है, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम, जिसे लोग सब कह रहे थे और प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे, सारे विपक्षी चाहे ना चाहे, अनचाहे, वो राम मंदिर को लेकर ही चल रहे हैं। वोटर पर केवल वो ये असर डालना चाह रहे हैं, अब जो खुशी जाहिर कर रहे हैं नहीं जाने के बाद भी, कि वो उन्हें आप कम से कम एंटी हिंदू या एंटी राम साबित ना करें। चाहे वो अखिलेश जी की पार्टी हो जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई, या कांग्रेस राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी हो जिसने राम को काल्पनिक कहा, या और तमाम तरह की पार्टियां हैं, या केजरीवाल साहब जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े रहे और नहीं गए, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि अब राम का जिक्र किए बिना या राम मंदिर के खिलाफ बोलकर एक बड़ा नुकसान हो सकता है हिंदू वोटर का, या एंटी हिंदू इमेज से उसका नुकसान उठा सकते हैं। थीम सॉन्ग पर एक और चीज़ का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि ये थीम सॉन्ग में सब चीज़ें की है, जैसे विनोद जी ने भी जिक्र किया, राकेश जी ने भी किया, लेकिन थीम सॉन्ग का थीम है नरेंद्र मोदी जी, और कुछ नहीं है। उसकी जो लास्ट लाइन है, टैग लाइन जो है कि सपने नई हकीकत बुनते हैं इसलिए सब मोदी को चुनते हैं, तो टैग लाइन उसकी, क्योंकि टैग लाइन जो होती है ना, वो उसका थीम पर पहुंचती है, और वो इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी से यदि आप पॉलिटिकल इलेक्टोरल स्टडी को वो करेंगे पूरा, तो उसमें 10% वोट बीजेपी से अलग नरेंद्र मोदी का है। बिल्कुल। तो ऐसे भी ये सवाल है कि मोदी का भी चेहरा तो है ही, साथ ही राम का जिक्र भी हो रहा है, और विपक्ष भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि राम के प्रेमी हम भी हैं, भले ही प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्या इंपैक्ट होगा जनता के उन पर, और सर्वे में लोगों ने क्या क्या बताया, ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने अपनी तमाम भावनाएं बताई, लेकिन सीधे रुख कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल का। वो इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स पर जाएंगे विस्तार से। शबरी की गरीब झोपड़ी के अंदर उसको दर्शन देने के लिए गए, और जब भगवान राम माता शबरी को मिलने के लिए जाते हैं, वो इतनी भोली है, इतनी भोली है, वो चाहती है, वो बेर लेके आती है वन से, और वो चाहती है कि वो केवल मीठे बेर भगवान राम को खिलाए। तो वो एक एक बेर निकालती है, उसको पहले चखती है, और झूठा बेर टोकरी में रख के महाराज के सामने रख देती है। जो खट्टे बेर है उनको फेंक देती है। झूठे बेर, मां शबरी के झूठे बेर भगवान उठा उठा के खा रहे हैं। लक्ष्मण भगवान राम को कहते हैं कि हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं, ये झूठे बेर हैं। भगवान राम कहते हैं कि इतना अच्छा आहार मैंने आज तक जिंदगी में नहीं किया। कोई मेरा भक्त अगर प्यार से मुझे जो भी खिलाएगा, जैसे भी खिलाएगा, वो मुझे मंजूर है। ऐसे थे भगवान राम, जो जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करते थे। आज हमारा समाज
जाति के आधार पे पूरा बटा हुआ है। दोस्तों, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस आते हैं, अयोध्या के राजा बनते हैं। उनके राजपाट में चारों ओर सुख शांति है, विकास ही विकास है, लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। इतिहास के अंदर इसे राम राज्य की परिभाषा दी गई है, राम राज्य। जब राम राज्य की बात की जाती है तो कहा जाता है कि पूरे मानव जाति के इतिहास में इस तरह का सुख शांति वाला अच्छा शासन आज तक कभी नहीं हुआ। रामायण के अंदर इसका कई चौपाइयों और दोहों के अंदर विवरण है, मैं एक बस पढ़ के सुनाऊंगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अर्थात राम राज में दैहिक दैविक भौतिक दुख किसी को नहीं होते। आगे कहते हैं, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, नीतियों के हिसाब से प्रेम से रहते हैं, प्रीति से रहते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। आज दिल्ली के अंदर हम लोग राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेके अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण के अंदर जो राम राज्य की परिभाषा दी गई है, जो अवधारणा दी गई है, उसे हमने 10 बिंदुओं के अंदर संजोया है। 10 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर हम अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सिद्धांत, राम राज्य के अंदर कभी कोई भूखा नहीं मरता। हमारी कोशिश है कि दिल्ली के अंदर किसी कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। जो गरीब लोग हैं हम उन्हें मुफ्त में राशन देते हैं। जो बेघर लोग हैं हम उनके लिए नाइट शेल्टर्स बनाते हैं ताकि कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश रहती है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने 100% अचीव कर लिया, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है, सबको समान और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। भगवान राम के समय में सब बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी। राजा का बेटा भी गुरुकुल में जाता था, रंक का बेटा भी, भिखारी का बेटा भी, मजदूर का बेटा भी, किसान का बेटा भी, व्यापारी का बेटा भी, सब लोग गुरुकुल में जाते थे और एक समान सबको शिक्षा मिलती थी। आज हमारे देश के अंदर ऐसी प्रथा चल पड़ी है पिछले 75 साल के अंदर। अमीरों के बच्चे, जिसके पास थोड़ा भी पैसा है, वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, गरीब गरीब रह जाता है, अमीर अमीर होता जाता है। गरीबों के बच्चों को कोई भविष्य नहीं मिलता, अमीरों के बच्चे अमीर होते जाते हैं, उनके डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। पिछले 8 साल के अंदर, 9 साल के अंदर हमने इस प्रथा को बदला दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के गरीबों के बच्चों को भी अच्छी से अच्छी शानदार शिक्षा मिलने लगी है। 12 से 2 पॉलिटिकल शो आप देख रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल भी बना हुआ है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की, जिन्होंने संकेतों में इतना कुछ कह दिया कि उनको लेकर अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो गया। कल जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शती के समारोह में नीतीश ने इशारों में क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए फिर चर्चा करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं दो। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए।
और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यही वो बयान है जो चर्चाओं में है, और खास बात यह है कि पीएम मोदी ने भी आज परिवारवाद का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों को हराना है। मुझे खुशी है कि आज भारत का नौजवान देश के समक्ष मौजूद चुनौतियों को अच्छी तरह समझ रहा है, इसलिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। आपने देखा है कि परिवारवादी पार्टियों में दूसरे युवा कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परिवारवादी पार्टी के नेताओं की सोच ही युवा विरोधी होती है। इसलिए आपको अपने वोट की ताकत से ऐसी परिवारवादी पार्टियों को हराना है। तो पटना में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि परिवारवाद हमने नहीं बढ़ाया। वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री ने नए मतदाताओं से बातचीत में कहा कि परिवारवादियों को हराना है। आशीष सर, आपके पास आ रहे हैं। जो बात नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर जी की जनशताब्दी पर कही कि परिवारवाद हमने नहीं बढ़ाया, लेकिन उनका गठबंधन तो उस पार्टी से है जो जिसने परिवारवाद के इतने बड़े मापदंड स्थापित कर दिए हैं जो शायद उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाए। तो ये क्या संकेत है? देखिए, राजनीतिक अवसरवाद ही मैं कहूँगा इसको। मुझे तो याद नहीं आता, बड़े वरिष्ठ लोग मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, कि पिछले कुछ सालों में कब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई लड़ी थी, मुझे नहीं याद है। कुछ लोग कहते हैं कि विरोध भी करते थे। आज वो कह रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है दोनों तरफ विंडो खोल करके रखना चाहते हैं, इधर भी और उधर भी। देखिए, इंडिया अलायंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिएगा अवधेश, तो बड़ा अच्छा हुआ नीतीश कुमार के लिए कि ममता बनर्जी बाहर चली गई। वो अपने आप को इम्पोज करना चाहते थे, राह में रोड़ा ममता बनर्जी थी। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी अभी गुंजाइश बची हो। आज भी कुछ कांग्रेस के टॉप सोर्सेज मुझसे कह रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ सब ठीक चल रहा है, कुछ गड़बड़ी नहीं होगी और सीट शेयरिंग भी हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। बीजेपी के साथ अगर बातचीत आगे बढ़ गई है और वो इस वजह से लालू यादव को हिट कर रहे हैं, हालांकि आज आरजेडी की तरफ से ऐसा क्लेम किया गया है कि संभवतः उन्होंने लालू यादव को ध्यान में रख करके ऐसी बात नहीं कही। एक आपके साथ बात करते करते बड़ा दिलचस्प ट्वीट मुझे रोहिणी आचार्य का एक मेरे मित्र ने बढ़ाया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। तो सब कुछ ठीक नहीं है, इट इज़ देयर। वो कौन लिख रही हो, मैंने आपको नाम ले लिया, अब इसके आगे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब रोहिणी वैसे बहुत सक्रिय रहती हैं, अब आप देखिए अपने मतलब लालू जी के बचाव में, और उसमें जो है हमेशा वो इतना मीसा या दूसरी बेटियां उनकी हैं वो नहीं सक्रिय थे। रोहिणी रहती, उन्होंने किडनी दान की है। तो इन्होंने लाइन क्रॉस कर दी। सर, बेहतर होगा कि आप इस पर ज़्यादा बोलें, क्योंकि मुझे तो लगता है कि अब गेम ओवर कह सकते। देखिए, मैं कल भी एक जगह था, एक चैनल पे डिस्कशन में, नीतीश जी को कि पॉलिटिक्स को अगर समझना है तो उनके संकेतों को समझिए, और शुरू से मैंने उनको जो फॉलो किया है। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, आप 2013 से आप शुरू करिए। 2013 में नीतीश जी एनडीए के साथ थे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जनता दल यू की कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें नीतीश जी अपने भाषण देते देते कहा कि भाई इस देश में जो है अगर लोगों को टोपी भी पहननी पड़ती है और टीका भी लगाना पड़ता है, तिलक भी लगाना पड़ता है। ये तब कहा था जब नरेंद्र मोदी जी की गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे और टोपी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, जालीदार टोपी को लेकर के, जो है स्कल कैप को लेकर। और तब ये संकेत दिया था कि नीतीश जी अब जो है कुछ अलग रास्ता पकड़ने वाले हैं। और वो टोपी और तिलक के बाद, और उसके बाद लुधियाना की रैली, विजय जी को याद होगा, जिसे मोदी जी ने हाथ पकड़ा तो उन्होंने हाथ छुड़ा लिया। फिर वो भाजपा की कार्यकारिणी पटना में, जब उसमें भोज रद्द किया गया और 2 करोड़ रुपए जो दिए गए थे राहत में बिहार के बाढ़ पीड़ितों को, वो नीतीश सरकार ने वापस कर दिया गुजरात सरकार को। ये सब संकेत उन्होंने दिया और उसके बाद पाला बदला उन्होंने। 2014 का चुनाव अकेले लड़े, कोई सीटें नहीं आई, बुरी तरह हारे। और उसके बाद 2015 में लालू जी इस बिल के लड़े, बढ़िया चीफ मिनिस्टर बन गए, 178 सीटें महागठबंधन की आ गई नीतीश जी। उसके बाद 2016 में जब नोटबंदी लागू हुई तो सबसे पहले नीतीश जी ने समर्थन किया उसका, गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों में, नोटबंदी का।
और जब राष्ट्रपति चुनाव के प्रत्याशी के चयन की बात हुई थी तो नीतीश ने कहा कि कांग्रेस बहुत ढीला डाल रही है, देर कर रही है, जल्दी से राष्ट्रपति पद का चयन हो। और दिल्ली आए, सोनिया गांधी से मिले भी, फिर वो प्रधानमंत्री जी के साथ मॉरिशस के राष्ट्रपति आए हुए थे, उनके भोज में उनकी एक 40-45 मिनट अलग कमरे में बात हुई। और उसके बाद वो पटना गए और पटना जाने के बाद वो सारा घटनाक्रम सामने है, फिर वो चले गए एनडीए के साथ। बिल्कुल। और उसके बाद 2020 का चुनाव हुआ, 2020 के बाद फिर उन्होंने, जब वो चिराग पासवान ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन चिराग पासवान बीजेपी का, तो उनकी पार्टी 42 सीटों पर आ गई और उसके बाद वो अनकंफर्टेबल हुए, धीरे धीरे लालू जी से मिलने चले गए, उनको देखने चले गए और वो संकेत दिया। अब वो जो ये संकेत फिर दे रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत सम्मान रत्न का और उसके बाद परिवारवाद पर हमला। बिल्कुल तो सर, कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएंगे। एक लगता बड़ी है जो खबर आशीष कह रहे हैं कि दोनों तरफ विंडो ओपन रखे हुए। बिल्कुल, एक बड़ी खबर आ रही, जगदीश शेट्टार को लेकर बड़ी खबर है। एक बार फिर से वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो बड़ी खबर है दक्षिण से, जगदीश शेट्टार फिर से बीजेपी में शामिल होंगे। चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी, कर्नाटक चुनाव से पहले, लेकिन एक बार फिर से वो बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे, तो ये एक बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां पर जगदीश शेट्टार, जो कि चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन छुड़ाकर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया था, कांग्रेस का पंजा थाम लिया था, लेकिन अब कर्नाटक चुनाव से पहले एक बार जिस तरीके से उन्होंने अपना फैसला लिया था वो बदल कर एक बार फिर से बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इस बीच बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नीतीश कुमार नहीं आएंगे। 30 जनवरी को बिहार में राहुल की यात्रा पहुंच रही है और अब जानकारी ये मिल रही कि नीतीश कुमार उसमें नहीं पहुंचेंगे। नीतीश का कार्यक्रम पहले से ही तय है। तो ये इस बीच एक बड़ी खबर है बिहार से, बिहार की राजनीति से, इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी खबर, राहुल की यात्रा में नीतीश कुमार नहीं आएंगे। 30 जनवरी को बिहार में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच रही है और नीतीश कुमार का पहले से तय कार्यक्रम है, इसलिए नीतीश कुमार इसमें नहीं पहुंचेंगे। तो ये इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनको आमंत्रित किया गया था और पहले ये जानकारी मिल रही थी कि 30 जनवरी को इस यात्रा का हिस्सा नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि राहुल की यात्रा में नीतीश कुमार नहीं आएंगे। सीधे रुख करते हैं पटना का, हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश, ये बड़ी खबर है और इस खबर में संकेत क्या क्या छिपे हैं? बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार का कार्यक्रम 30 तारीख को पटना में ही है और पटना में ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़े नेता की तरफ से न्योता दिया गया था नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि उस दिन क्योंकि वो पटना में रहेंगे इसलिए वो नहीं जाएंगे। तो जाहिर है कि ये तय हो गया है कि जो पहले से हम बता रहे थे कि नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी की इस रैली को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं थे, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर रैली होती, पहले भी उन्होंने इस बात की वकालत की थी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से रैली होनी चाहिए, लेकिन एक भी रैली आयोजित नहीं की गई और साथ ही इसी बीच में राहुल गांधी यात्रा पर निकल गए। तो पहला ये है, संकेत देता है कि नीतीश कुमार कांग्रेस से जो दूरी अपना रहे थे वो अब स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के साथ उनका कोई आगे चलने का इरादा नहीं है। और दूसरा ये भी स्पष्ट हो गया कि इंडिया गठबंधन को लेकर के जो बातें चली आ रही थी अब धीरे धीरे उसी ओर आ रहा है कि गठबंधन से बाहर निकल रहे हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर, प्रकाश आप हमारे साथ बने रहिए। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी एक बड़ा इशारा कर दिया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। तो देखिए एक और ट्वीट, और बिहार की राजनीति में इशारों में जबरदस्त तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं। प्रकाश, एक बार आपके पास फिर से आ रहे हैं, ये जो बदलती विचारधारा की बात रोहिणी आचार्य कर रही हैं, क्या ये इशारा नीतीश कुमार पर है या फिर किसी और चीज की तरफ है? बिल्कुल नीतीश कुमार पर ही है, क्योंकि कल जो कर्पूरी जयंती हुई थी और उसमें नीतीश कुमार ने जिस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि वो खुद ऐसे हैं जो इन्होंने सीख लेकर के अपने परिवार को कभी बढ़ाया नहीं, तो ये जो मिर्ची है वो जबरदस्त लगी है और निशाने पर। अभी मैं आरजेडी के नेताओं से बात कर रहा था और वो भी कह रहे थे कि ये बात जो है ये स्पष्ट है कि किसकी ओर इशारा था। निश्चित तौर पे बिहार में लालू यादव पर और केंद्र में यानी कि राहुल गांधी पर था। तो ऐसे में नीतीश कुमार भी रास्ता तय कर रहे हैं
इस बात की जानकारी मिल गई है, लेकिन कोई ये खुलकर कहना नहीं चाह रहा है कि कर्पूरी जयंती पर जो नीतीश कुमार जिस तरह के भाषण दिए, इशारे किए, उससे जो है वो उनको खराब लगा है। लेकिन अब इशारों में बात हो रही है। और कुछ ही दिन एक और अवधेश में खबर बता रहा हूं कि बिहार में आज कैबिनेट की बैठक थी। उस कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से तेजस्वी यादव शांत दिखे और किसी से कोई एक बार भी बातचीत नहीं की, इसको लेकर भी चर्चा होने लगी है कि आखिर जिस तरह से नीतीश और तेजस्वी एक साथ दिखते थे, एक गाड़ी पर दिखते थे और कहीं जाते थे तो उनकी हल्की फुल्की चर्चा भी होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी, क्या ये बातचीत अब उस तरह पे, उस जगह पे पहुंच गई है जहां दोनों लोग समझ गए हैं कि दोनों के रास्ते अलग हो रहे हैं? तो ऐसे में प्रकाश हमारे साथ बने रहिए। अभिषेक उपाध्याय का रुख कर लेते हैं, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मौजूद है। अभिषेक, सीधे आपके पास आ रहे हैं, ये जो सियासी हलचल चल रही, क्या अपडेट है इसको लेकर? मांझी साहब मेरे साथ। बिल्कुल देखिए, हम इस समय जीतन राम मांझी साहब के घर पे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे और उन्होंने जो बात कही थी उसी बात को आज के संदर्भों में समझेंगे। हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं एबीपी न्यूज़ में जीतन राम मांझी जी। मांझी जी, एक बात जो आपने कही थी कि बिहार में बड़ी चर्चा है कि बिहार में खेला होगा, आपने एक बात कही थी, ये किस आधार पे कही थी? रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा है कि समाजवाद का जो पुरोधा अपने आप को कहते हैं वो बार बार अपना स्टैंड बदलते हैं, पलटी मारते हैं, इस टाइप का उन्होंने एक बात कह दी है। इतना तड़फड़ क्यों आप कर रहे हैं? हम अभी दूसरा काम करने, आप बैठिए ना, आप अभी नहीं किए हैं। पर मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये बता दें, खेला वाली बात आपने क्यों कही थी? अच्छा, अभी देखिए कुछ काम में लगे हुए हैं, कह रहे हैं थोड़ा सा रुक जाइए और अभी हम जैसे ही इससे फ्री होंगे हम दोबारा बात करेंगे। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन आप पटना में मौजूद हैं तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, वहां पर चल क्या रहा है सियासी गलियारों? देखिए, सियासी गलियारों में इस समय बहुत ही हलचल है इस समय यहाँ पर पटना में, और हलचल इसलिए है क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि आखिरकार किस तरह से बिहार में राजनीति का जो परिवेश है वो पूरा बदल रहा है। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न वाली, और देखिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं जीतन राम मांझी जी, अब उनसे हम बात करते हैं। मैं शुरुआत वहीं से करता हूँ। आपने खेला वाली बात कही थी, आप तो लग रहा है भविष्यवक्ता है बिहार की राजनीति के। आपने खेला वाली बात कही और हमको तरह तरह के डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। सवाल है, हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है और एक अंदाज पर जो गतिविधियां हैं लोगों का, उसके आधार पर हम बोलते हैं। जब पटना में बैठक हो रही थी वहाँ का, ये इन लोगों का एनडी का, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उस समय भी बोले थे कि ये लोग ताश के पत्ते की तरह छितरा जाएंगे। आज साबित हुआ ना कि ममता जी कह दी कि हम अकेले लड़ेंगे। इधर केजरीवाल साहब का पार्टी के नेता लोग भी बोल रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। तो अब एनडी गठबंधन में क्या रहा? तो उसी प्रकार से बिहार में भी खेला होए या खेला होके या खेला होई, ये बात की चर्चा हमने इसलिए किया था कि नीतीश कुमार जी पर प्रेशर डाला जा रहा है या जा रहा था कि तेजस्वी प्रसाद जी को बिहार का मुख्यमंत्री 2023 में बना दिया जाए, ऐसा कमिटमेंट शायद हुआ था। ये दबाव उनके पर डाला जा रहा है नीतीश कुमार पर कि तेजस्वी को सीएम बना दे। जी, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने के मूड में नहीं दिखते हैं, जैसा कि मुझे लगता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री इनको बनाएंगे नहीं, अब ये अब मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं लालू यादव, हर हालत में समय व्यतीत हो रहा है, पार्लियामेंट का चुनाव आ गया, तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप में आपस में खटपट होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जो कहा था उसके बाद रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव की बेटी, उनका एक ट्वीट आया कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिसकी विचारधारा है। ये अटैक माना जा रहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार पे किया है। और नीतीश कुमार ने परिवारवाद का जिक्र कर दिया है। दो चीजें साथ साथ होना और आपका कहना कि खेला होगा। अब रोहिणी आचार्य कोई बहुत बड़े राजनीतिक खिलाड़ी नहीं हैं, वो अपना बिजनेस में रहती हैं सिंगापुर में और अपना काम करती हैं। रही बात नीतीश कुमार का, रही बात जो अभी वर्तमान बातें चल रही है, ऐसा दिखता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार में अभी 36 का रिश्ता बन गया है। बन चुका है 36 का रिश्ता, क्लियर।
निश्चित बन गया है। आप नहीं समझते हैं, ये तो तेजस्वी प्रसाद पता नहीं जान करके ऐसा काम कर रहे हैं या अनजान में, कि जब तेजस्वी प्रसाद सामने बैठे हुए हों और मुख्यमंत्री भाषण देते हैं पब्लिकली कि क्या आप चाहते हैं कि 2005 के पहले की स्थिति आवे बिहार में, तो 2005 के पहले कौन था? तेजस्वी प्रसाद के पिता माता यही लोग थे। तो वैसा में भी कोई भी स्वाभिमानी आदमी नहीं रह सकता था, उठ करके चल देना चाहिए था उसको। लेकिन वो सोच रहे हैं कि भाई हमको हो सकता है मुख्यमंत्री बना दें, इसीलिए चुपचाप बैठे। बात और बताइए, आपने टाइम लिमिट दी है कि खेला कब तक हो जाएगा, वो आपने पहले 26 तारीख कही थी, अब मालूम पड़ा कोई नई तारीख आपने दी। नहीं, हमने कहा था कि 20 से लेकर के 25, 26 या फिर 31 तक, यानी फरवरी जनवरी महीना को पाक महीना नीतीश कुमार मानते हैं और देख रहे हैं कि भारत के राजनीति में भी कुछ नई नई बातें इसी समय में हो रहा है। इसी को मान्यता देते हुए हम भी समझें कि नीतीश कुमार भी गॉड फियरिंग आदमी हैं और हो सकता है कुछ करना होगा तो इसी समय में वो कर देंगे। इसी जनवरी खत्म होते होते खेला हो जाएगा ऐसा मेरा अंदाज है। नीतीश कुमार जी राज्यपाल से मिलने भी गए थे और आज कैबिनेट की बैठक ना, वो सब छोड़िए, राज्यपाल से मिलना एक अलग बात है, कैबिनेट की बैठक ड्यू होती है, वो सब अलग बात है, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे। इसी बारे में एनडीए के साथ आ गए हैं तो एनडीए नीतीश जी को कबूल लेगा दोबारा? आप तो उनके साथ ही रहे हैं पुराने। अब बात आप लोग यही ना है कि हर आदमी एक ही आदमी एक तरह की बात बोले तो हम उसको कहें। 50 आदमी 50 सेकंड का बात आप लोग बोलते हैं तो इसको हमको बोलना नहीं। आपके दिल में क्या है? हमने बोल दिया है, आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। बोल दिया है कि भाजपा बड़ी पार्टी है, एनडीए का बड़ा अंग है, वो जो कुछ करेगा हम उसको स्वीकार करेंगे। ये बड़ी बात आपने कह दी, आप क्यों स्वीकार हो? आज नहीं कहा है, 25 बार कहा है। आप लोग थेथरे इसलिए जरूरी, चूंकि कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती भी थी, उस पर कुछ कहा नीतीश कुमार ने, उसके बाद आपका कहना बहुत हो गया, बात कर लिया, जो करना था कह दिया आपको। आप लोग अब 50-50। बस एक आखिरी सवाल जवाब दे दीजिए, जो परिवारवाद की बात कही है उन्होंने, नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद की। नहीं देंगे आपका, जाइए, अभी और लोग बैठे हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो जीतन राम मांझी जी हैं, बड़ी अहम बात ये कह रहे हैं कि जनवरी का समय है, ये कह रहे हैं कि जनवरी में कुछ खेला हो सकता है, बड़ी बात। और एक बड़ी बात ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं लालू यादव, ये एक बड़ी वजह है। और बहुत ही अनुभवी नेता हैं बिहार की राजनीति में, सारा कॉम्बिनेशन, सारे समीकरण समझते हैं और बिहार के सीएम रह चुके हैं जीतन राम मांझी, इसलिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण जाती जो आपने कहा कि सीएम बनाना चाह रहे हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण। जो कह दिया वो कह दिया, इसको दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग का आदत है कि बात। ठीक है, तो जीतन राम मांझी जी ने जो कह दिया है, बिल्कुल अभिषेक, कई महत्वपूर्ण बातें जीतन राम मांझी ने कही हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, प्रकाश भी बने। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है बिहार से। कैबिनेट की बैठक जो हो रही थी वो केवल 15 मिनट चली है। बिहार में 15 मिनट चली कैबिनेट की बैठक और इन सब के बीच जीतन राम मांझी ने भी कई बातें कही। तेजस्वी यादव उस बैठक में शांत बैठे रहे। प्रकाश, क्या अपडेट मिल रहा है कैबिनेट की बैठक को लेकर? बिल्कुल, पहली कैबिनेट की बैठक तो मंगलवार को होनी थी, लेकिन उस दिन नहीं हुई कैबिनेट की बैठक। और अब जो आज बैठक हुई है तो उसमें 3 एजेंडे थे और तीनों जो है सत्र से जुड़े हुए थे, क्योंकि सत्र भी बुलाया गया है। लेकिन जो अमूमन देखा जाता था कि हंसी और कुछ हल्की फुल्की बातें होते रहती थी आपस में, वो बिल्कुल बंद था। और एक तरह से कहा जाए तो तेजस्वी यादव बिल्कुल शांत बैठे रहे। एक बार भी कोई किसी तरह की चर्चा नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई। और कुछ लोग जो हैं मीडिया में जो बातचीत हो रही है गठबंधन को लेकर, उसकी भी चर्चा कर रहे थे कुछ मंत्री उस कैबिनेट की बैठक में, लेकिन उस पर भी किसी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही तेजस्वी ने और ना ही नीतीश कुमार की तरफ से गया। तो ये जो दूरी है, ये जो एक तरह से कोल्ड वॉर कह सकते हैं कि कैबिनेट में, वो दिखा दोनों तरफ से। एक तरफ तो ठंड है और दूसरी तरफ रिश्तों में भी जो ठंडाई है, जिसे कह सकते हैं कूल, उसे कहा जा सकता है कि वो देखने को मिल रहा है। तो जाहिर है कि जो मामला है, जो जिसके बारे में एबीपी न्यूज़ लगातार आपको बता रहा है, जो इशारा और स्पष्ट संकेत के साथ में कि कुछ तो हो रहा है और उसका पटाक्षेप जल्दी ही होगा। बिल्कुल, कुछ तो हो रहा है। और निधि, क्या जानकारी मिल रही है, क्या हो रहा है और कैबिनेट की बैठक में क्या क्या हुआ?
देखिए, जैसे प्रकाश बता रहे हैं कि तेजस्वी और नीतीश कुमार में बातचीत नहीं हुई और उसके तुरंत बाद, आप समझिए क्रोनोलॉजी की, तुरंत कैबिनेट की बैठक के बाद रोहिणी आचार्य का ट्वीट आता है जिसमें वो कहती हैं कि समाजवादी पुरोधी होने का वही करता दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिसकी विचारधारा है। ये क्या कुछ कहता है? और मुझे लगता है कैबिनेट मंत्री हैं मदन सैनी, इनसे बातचीत करनी लेनी चाहिए। समाज कल्याण मंत्री हैं आप, तो बैठक में गए भी थे, क्या हुआ? बैठक में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप बता रही हैं। बैठक जैसे पहले समान रूप से होता है वैसा ही हुआ है, और जो एजेंडा रहता है वो उस एजेंडा पर चर्चा होता है। तो और आज चूँकि कम एजेंडे थे तो समय कम लगे, और इसके अलावा तो कोई बात हुई नहीं है। और जो आप लोग बता रही हैं तो हम लोग मौजूद हैं, तो हमको जो नहीं कुछ दिखाई दिया, फिर वो चीज़ आप लोग को कैसे दिखाई देता है? हमको तो ऐसा वहाँ कोई माहौल नहीं लगा। कई बार आप लोगों को दिखता नहीं है और बहुत कुछ हो भी जाता है। रोहिणी आचार्य के ट्वीट का क्या मतलब? किसकी हवा जैसी बदलती विचारधारा है? तो ये तो वही बताएंगे ना, उसमें तो किन्हीं का नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन समाजवादी नेता के बारे में उन्होंने ऐसा ट्वीट की है। ये तो उनके द्वारा ही बताया जाएगा, और उसमें किसी का नाम नहीं है, तो हम कैसे उसको पकड़ लेंगे? और उनको हवा का रुख पता है तो वही बताएंगे, स्पष्ट करेंगे। हम कैसे बता सकते हैं इसको? और हम लोग अपने ऊपर कैसे लेकर के देख सकते हैं? क्या हो रहा है बिहार में? जो हो रहा था पहले वही होगा ना। विकास का काम हो रहा है, समाज का सेवा हो रहा है, बिहार की तरक्की हो रही है, जातीय गणना के आधार पर लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं, शिक्षा विभाग में बम्पर बहाली हो रही है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सब कुछ पलटने वाला है। उनको इतना पता होता तो फिर कैसे? तो नाम बता दीजिए क्या क्या पलट रहा है, ये उन्हीं से पूछ लीजिए। अगर उनको पता है तो वो बता दे कि क्या पलटने वाला है, और उस पलटी खाने में वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे तो वही बताएंगे ना। ये सब अंदाज लगाया जा रहा है, और इस तरह का अंदाज समय से पूर्व अगर कोई लगाते हैं तो ये राजनीति का हम लोग को सही नहीं लगता है। और जीतन राम मांझी जी के पास तो अब कोई वैसा काम बचा भी नहीं है सिवाय ये सब बोलने के अलावा। और कहीं से भी इस तरह का कोई माहौल नहीं है बिहार के अंदर में जिस तरह का माहौल दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है। और इसमें समय अभी बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री जी हमेशा से काम में विश्वास किए हैं, लोगों को सेवा की है, और वो काम करते रहते हैं। इसके अलावा कोई माहौल हम लोग को नहीं। ये समझाइए कि परिवारवाद पर चोट किया नीतीश जी ने, एक इंडिपेंडेंट लाइन है जिसको लेकर कल उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब निकालिएगा तो बहुत निकलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है। वो तो उदाहरण सिर्फ दे रहे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, कि वो अपने जीते जी जो है अपने परिवार के किसी भी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाने का काम किया। और उदाहरण भी मुख्यमंत्री जी स्वयं दिए हैं कि वहाँ रामनाथ ठाकुर जी मौजूद हैं जो राज्यसभा सदस्य हैं, पहले बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे जीवित उस समय उनको कुछ भी मौका नहीं दिया गया राजनीति में प्रवेश का। उनके निधन के बाद जो है मुख्यमंत्री जी ने उनको राजनीति में लाया, और वो उनका अनुसरण करने का बात कर रहे थे, नहीं कि वो किसी पर चोट कर रहे थे। एक और ट्वीट में पढ़ देती हूँ रोहिणी आचार्य का, पढ़ दूँ? पढ़िए। खीस जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। अब ये बात तो हम पहले भी बताए ना कि ये लिखते किन के लिए हैं, या ऐसे ही लिखते हैं, इनको कहीं से मिल जाता होगा इस तरह का कविता, और अपना बहुत लोग सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए डाले हैं, ये हम कैसे अंदाज़ा लगा लें? अब ये तो वो बताएंगे ना, जो लिखते हैं उनके नियत में खोट है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिख रहे हैं, ये तो वो बताएंगे ना। ये हम कैसे अपने ऊपर ले ले? हम कोनो चोर के दाढ़ी में न तिनका होता है। हम तो चोर हैं नहीं, हम बदमाश हैं नहीं, हम ठग हैं नहीं, हम धोखा देने वाले हैं नहीं, हम विकास करने वाले हैं। हम कैसे इस बात को स्वीकार कर लें कि उनका जो ट्वीट है वो हमारे ऊपर लागू होता है, हमारे नेता के ऊपर लागू होता है, हमारे पार्टी के ऊपर लागू होता है? ये हम कैसे अंदाज़ लगा लें? इसका मतलब तो चोर के दाढ़ी में तिनका हो जाएगा। हम कैसे इस बात को स्वीकार कर ले कि उनका ट्वीट किसके ऊपर है? कल भाषण में भी पीएम को थैंक यू बोला नीतीश जी ने। क्यों नहीं बोलेंगे? अगर हम अच्छा काम करेंगे और हमारा सराहना नहीं होगा
तो फिर जो है कैसे काम करने में अच्छा लगेगा। इतना बड़ा काम किए हैं तो क्यों नहीं सराहना करेंगे। लगता है खुलकर तारीफ करनी चाहिए। खुलकर तारीफ की है ना, एक बार जो है वो लिखे हैं, फिर उसमें कुछ संशोधन किए हैं, तो दिल से जब हम आभार प्रकट करेंगे तो दिल से ना आभार प्रकट करेंगे, दिखावटी क्यों, फॉर्मेलिटी क्यों अपनाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अब जैसे क्या, जब उन्होंने किया है इतना बड़ा काम, जब हम मांगते हैं कोई भी चीज़, सिर्फ यही नहीं कि भारत रत्न, हम किसी भी सरकार से अगर अपेक्षा रखते हैं और उसका पूर्ति होता है तो उसका महत्व को हमको ज़रूर समझना चाहिए। और हम ये क्यों माने कि ये सिर्फ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को ही ये सम्मान मिला है, ये तो बिहार को सम्मान मिला है। और सिर्फ बिहार को क्यों हम सम्मान समझे, जो गरीब गुरबा है, जो दलित हैं, अति पिछड़ा है, पिछड़ा जिनके लिए उन्होंने काम किया है, और जो हमेशा से इस मांग को मुख्यमंत्री जी मांग को मानते रहे हैं। लेकिन उनके साथ तो करोड़ों लोग बिहार के ना इसमें शामिल थे। हम लोगों ने भी मांग की है, दूसरे दल के भी लोगों ने मांग की है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इसमें प्रमुखता से मांग किए हैं। और उनकी मांग को अगर मान लिए हैं तो प्रधानमंत्री जी ने तो अच्छा काम किया ही है ना। हम नहीं अगर मानते तो क्या होता, नहीं ना मिलते। बिल्कुल निधि, तो नहीं वो जायज समझ। सीधे तौर पर अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो इस वक्त बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल देखी जा रही है।